अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इको 401 के सिलसिले से फ़ायदा उठा रहे होंगे। इस सिलसिले में बात करते हुए हम लेक्चर नंबर 20 पर पहुंच गए हैं। इस सिलसिले में हम अपने कंसेप्ट तो क्लियर करते ही करते हैं, मगर जो एमसीक्यूज़ पेपर में आए हैं या एमसीक्यूज़ जो आपके क्विज़ में आते हैं वो मैं अलग से हाईलाइट करवा देता हूँ। उसके अलावा लेक्चर से जो सवालात बने हैं या जो पेपर में आते रहे हैं वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये लेक्चर्स आपके लिए आम के आम और गुठलियों के दाम है। इसके अलावा अगर ये हाइलाइटेड हैंडआउट आपको चाहिए या कोई या किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए इस सब्जेक्ट में, तो आप इसका हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, शुरू करते हैं अपना लेक्चर फिर। लेक्चर में जनाब सबसे पहले है लिमिट प्राइसिंग। लिमिट प्राइसिंग क्या है? हम मोनोपोली की बात कर रहे थे। अब लिमिट प्राइसिंग एक तरह से टेक्निक है जो कि मोनोपोली इस्तेमाल करते हैं ताकि नए फर्म मार्केट में दाखिल ना हो सके। देखिए, मोनोपोली चूँकि एक बड़ी फर्म होती है और बिज़नेस के सारे हरबे इस्तेमाल कर चुकी होती है, उसे पता होती है। उसे ये पता होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो किस तरह से सँभालनी होती है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मोनोपोलिस्टिक जो है वो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या एचआर डिपार्टमेंट होता है वो एक ही, चूँकि बड़ी फर्म होती है तो एक ही फर्म के अंदर होता है। तो ये इनको फ़ायदा होता है। इसके अलावा लेबर और कैपिटल का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं ये सारे कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं ना, कि किस तरह से लेबर को यूटिलाइज़ किया जाए, किस तरह से कैपिटल को यूटिलाइज़ किया जाए। तो इस तरह से ये हरबे इस्तेमाल करती है और इन हरबे ये इस्तेमाल करने के बाद ये जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है? जब प्रोडक्ट ये सस्ते में प्रोड्यूस कर लेगी तो इसके पास ये गुंजाइश होगी कि ये चीज़ें सस्ते में फ़रोख्त भी कर सके। अगरचे ये फ़रोख्त करती नहीं है, लेकिन ये गुंजाइश होती है कि ये चीज़ें सस्ते में सेल कर सकती है। तो दोस्तों लिमिट प्राइसिंग भी यही चीज़ है। अब लिमिट प्राइसिंग ये बता रहा है कि मोनोपोली जो है वो हर पे इस्तेमाल कर लेती है और चीज़ सस्ते में प्रोड्यूस कर लेती है। जबकि नई आने वाली फर्म उसके लिए डबल बात होती है। एक तो पहली बात ये होती है कि कोई भी फर्म जब इस्टेब्लिश होती है तो उसकी कैपिटल कॉस्ट, मतलब कोई भी फर्म जब लगाई जाती है तो उसकी बिल्डिंग कैपिटल वगैरह ये इंस्टॉलेशन की कॉस्ट ये ज़्यादा होती है। तो एक तो कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होती है इनिशियली। उसके अलावा अब मोनोपोली क्या करती है, देखती है कि अच्छा ये फर्म हमारी राइवल है, तो वो क्या करती है अपनी प्राइस थोड़ी सी कम कर देती है। अब नई फर्म जो होती है वो तो बेचारी मुनाफा देख रही होती है, लेकिन अब जो मोनोपोली है वो ये टेक्निक और मरते हुए को और मार देती है। मैं आपको बताता हूँ, इसने ये ग्राफ भी दिया है। मैं पहले ही बता दूँ कि ये ग्राफ की कोई इतनी खास वैल्यू पेपर के लिहाज से नहीं है। अगर आपने समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है तो ज़रूर है। देखिए जी, एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, MR इज़ इक्वल टू MC। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो होगा और प्रोडक्शन का भी पॉइंट है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अच्छा जी, अब जो बात हुई वो आपको याद है। ये जो है एवरेज कॉस्ट, ये जो कर्व है ये देखें, ये वाली ये एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये ई से मुराद है कि न्यू फर्म की है। यानी मोनोपोली जो थी वो तो थी, अब एक नई फर्म मैं सोचता हूँ कि मैं बनाता हूँ, चलो तो ये जो है मेरी एवरेज कॉस्ट है और ये है मोनोपोली की जो पहले से फर्म मौजूद है उसकी एवरेज कॉस्ट कर्व है। सबसे पहली बात तो आपको डिफरेंस नज़र ही आ गया होगा कि इनके दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस आप देखें कितना ज़्यादा है। वर्टिकल डिस्टेंस देखें इतना नज़र आ गया, ये मैंने हाइट, ये वर्टिकल डिस्टेंस के दरमियान यहाँ पे इतना है, ठीक है, मगर यहाँ पे भी ज़्यादा है नहीं। देखें, ये क्वांटिटी वो क्वांटिटी जहाँ जो मोनोपोली फर्म प्रोड्यूस कर रही है वहाँ पे मैंने अंदाजा है। ये डिस्टेंस देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोनोपोली इस कदर अपनी प्राइस कम कर सकती है, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि मोनोपोली चीज़ें सस्ती प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन चीज़ें फिर भी महंगी देती है, मगर उसके पास गुंजाइश होती है कि वो अपनी चीज़ों की वैल्यू कम करे। और वो कम कब करेगी? जब वो देखेगी कि कोई और जो है राइवल इंडस्ट्री हमारे खिलाफ खड़ी होने जा रही है, तो वो ये काम करती है फिर। अच्छा, देखें, बेसिक तो यही था। अब आपको मैं थोड़ा गहराई में बता देता हूँ। प्रोडक्शन जो होती है, ऑप्टिमम जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि यहाँ पे ये मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व, ठीक है, ये वाली जो आ रही है, ये वाली ये, ठीक है, ये कट कर रही है मार्जिनल कॉस्ट की कर्व से। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये है, ठीक है। इससे जब ये इससे कट करेगी तो ये वो जगह बताएगी, ये क्वांटिटी बताएगी कि जिस पे मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अब इसको मैं ट्रेस करूँगा तो ये मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? इसकी प्राइस पे, ठीक है। अब AR के ज़रिए से हमने इसकी प्राइस निकाली है, सही हो गया। तो जो दूसरी AR एवरेज रेवेन्यू की कर्व बताती है ना,
कि कितना बेनिफिट होगा। याद है वो कैलकुलेशंस हमने की थी, तो उसमें एवरेज जो है उसके ज़रिए से हमने इसका बेनिफिट की वैल्यू निकाल ली थी हमने। तो दूसरी जो फ़र्म है, उस नई जो फ़र्म है उसको भी हम AR से देखेंगे। तो ये AR कर्व यहाँ है और ये यहाँ पे इसको कट कर रही है। तो इनकी प्राइस में जो डिफरेंस हो सकता है वो इससे इतना सा हो सकता है। ठीक है, मतलब इसकी प्राइस की लचक इस कदर है कि ये सिर्फ इतनी कम कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन मोनोपोली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लेके और ये देखिए इस कदर इसके जो अंदर डिफरेंस है वो ये कर सकती है, इसमें फ़र्क है बस। तो ये बात हो गई। उसके अलावा ये जो पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ में वो यही बताना चाह रहा है कि जब नई फर्म आई है, वो मोनोपोली की जो पहले से फर्म मौजूद है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोनोपोली के जो है ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हुई होती है, पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो न्यू फर्म की चीज़ें लोग तभी खरीदेंगे जब वो मोनोपोली से सस्ती देगी। ठीक है, लेकिन वो मोनोपोली से सस्ती बेचारी दे ही नहीं सकती, क्योंकि मोनोपोली के पास एक तो पहले ही इतनी गुंजाइश है। उसके अलावा जब वो ये देखती है कि नई फर्म आ रही है तो फिर वो मज़ीद वैल्यू कम कर देती है। देखिए इसने ये बताया कि मोनोपोली की आउटपुट जो होगी ऑप्टिमम या मैक्सिमम, वो MC = MR के बराबर होगी, जो और उस पर जो प्राइस होगी वो क्या होगी, QM स्टेरिक होगी। सही है। लेकिन जब वो देखती है कि नई फर्म आ गई तो मोनोपोली क्या करती है, QM स्टेरिक से भी प्राइस अपनी मज़ीद कम करके क्या कर देती है, नीचे ले आती है, PL तक ले आती है। तो ये मामला है, मतलब वैल्यूज़ डबल कम कर सकती है वो प्राइस को। तो नई फर्म बेचारी नहीं कर सकती। यही बात है कि वो मोनोपोली के साथ मुकाबला या टक्कर नहीं लेती। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होंगे मोनोपोली के। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मोनोपोली ज़्यादा प्राइस रखती है लेकिन चीज़ें कम प्रोड्यूस करती है। यही वजह है कि देखिए हमारे यहाँ बिजली की कितनी शॉर्टेज है। तो ये बात है। उसके अलावा मैं बताऊँ मोनोपोली में जो है प्रोडक्टिव एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होती। शुरू में ही बताया, क्योंकि P = MC नहीं होता। अब ये MCQs के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसको डार्क किया है। देखिए P = MC आपको बता देगा या आपको कहेगा कि एलोकेटिव एफिशिएंसी पॉइंट इज़, तो वो होगा P = MC। तो ये पूछा जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा MCQs यहाँ पे बन सकता है वो ये है कि P = AC मिनिमम। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये कॉस्ट एफिशिएंसी पॉइंट होगा। या आपको ये बताया जा सकता है कि कॉस्ट एफिशिएंसी पॉइंट इज़, तो P = AC ये कॉस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है। P = MC ये क्या होगा, एलोकेटिव एफिशिएंसी पॉइंट होगा। ठीक है। अब देखें जो बात मैंने पहले की है, जब इसमें P = MC नहीं होता, सही है, जब इसमें ये नहीं होता P = MC, तो यही वजह है कि उसमें गुंजाइश होती है प्राइस की, एडजस्टमेंट की, प्राइस कम करने की। सही है। अच्छा जी, उसके अलावा दूसरा एडवांटेज ये है कि मोनोपोली जो है वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की निस्बत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है, पर मोनोपोली जो है हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है मोनोपोली का। सम ऑफ द सरप्लस, मोस्ट ऑफ द सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस, ये मोनोपोली में होता है। मोनोपोली डू नॉट प्ले सफिशिएंट अटेंशन टू, हाँ ठीक है। अब ये दूसरी बात ये कह रहा है कि इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस ये होता है, और दूसरी अलग ये है कि मोनोपोली ध्यान नहीं देता कि प्रोडक्शन बढ़ानी है, कम करनी है, या प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इस हवाले से उसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि लोगों ने हमारी चीज़ें खरीदनी ही खरीदनी है, जैसे मर्ज़ी हम बेचें और चाहे जितनी मर्ज़ी कम क्वांटिटी में हो। ठीक है, जैसे मैंने बिजली की मिसाल दी, सादा सी बात। उसके अलावा ये ग्राफ बता रहे हैं कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम कहाँ पे वाल करेगा, और जबकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो सेम हो अगर। तो देखें ये सबसे पहले जो है ये अपना मोनोपोली की है ये मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सॉरी, और ये जो है मार्जिनल कॉस्ट। हमें पता है कि मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे होगा जब ये मिलेंगी। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों कट हो रही है, इंटरसेप्ट हो रही है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी इतनी, और इसके अगेंस्ट जनाब मैं प्राइस ट्रेस कर दूँगा। और प्राइस कहाँ तक ट्रेस करूँगा, मैं जाता रहूँ। हालांकि हक तो ये बनता है जहाँ ये मिला है, माजी में हम ऐसे ही करते रहे हैं, तो इसी जगह पे मैंने पॉइंट जो है ट्रेस की थी, प्राइस ऐसे ही था ना। मगर नहीं, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ये तो जैसे मैंने पिछले थोड़ी सी देर पहले बताया कि ये हमें सिर्फ बता रही होती है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम
वैल्यू होगी, लेकिन अब कितनी होगी ये हमें बताइएगा ए आर कर्व के ज़रिए से पता चलेगा। तो ए आर कर्व को ये क्वांटिटी जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी या कट करेगी तो वहाँ पे प्राइस आ जाएगी। तो ये प्राइस आ गई जनाब मोनोपोली की। मोनोपोली की प्राइस देखें ज़्यादा है ना। अब इसी तरह एमसी के साथ मैं करता हूँ परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन एमसी के साथ यहाँ पे कट हो रही है, तो इसकी क्वांटिटी ये देखें ये है, और इसकी जो प्राइस है वो क्या है, यहाँ पे ही ट्रेस करूँगा ना मैं। तो ये देखें ये इसकी प्राइस है ये, तो इसकी प्राइस मोनोपोली से प्राइस कम है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, सही है। तो ये है सारी बातें। उसके बाद है इसके कुछ एडवांटेजेस ये है कि बेनिफिशियल होती है सोसाइटी के लिए, एफिशिएंट भी होती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मोनोपोली चूँकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, तो इस वजह से ये जो अपना पैसा है ये ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले बात की है कि मोनोपोली को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रोडक्शंस कितनी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो मज़ीद वो अपनी प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। इसके अलावा मोनोपोली का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ख़ास तौर पे कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जाए जिनसे चीज़ें इस कदर सस्ती बने कि अगर वही चीज़ मैं बाहर से मंगवाऊँ, ठीक है, तो वो महंगी पड़े। तो ये है। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं कुछ। गवर्नमेंट कैन रेगुलेट मोनोपोलीज टू इंश्योर दैट दे सेट अ प्राइस वेयर ए आर कर्व इंटरसेक्ट्स द एम सी कर्व। देखिए गवर्नमेंट का ये इन्फ्लुएंस होता है कि वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व के साथ इंटरसेप्ट करे। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व को बिलो से कट करे। ठीक है, ग्राफ पे चलते हैं। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है, और ये जनाब एवरेज रेवेन्यू कर्व को कट कर रही है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ पे कट कर रही है? एवरेज रेवेन्यू कर्व को यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। अब अगर ये बिलो से कट नहीं करती और ये मिसाल के तौर पे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है वो है यहाँ, ठीक है। तो ड्राइंग मेरी ऐसी है, मैं पेपर पे बनाऊँ तब भी ऐसी ही बनती है। तो ये देखें अगर ये यहाँ पे कट करती है तो क्या है, प्राइस ज़्यादा होगी ना इसकी निस्बत, ठीक है। पहले तो प्राइस कितनी थी, यहाँ पे थी, लेकिन अगर ये यहाँ पे कट नहीं करती और ऊपर कट करती है, प्राइस ज़्यादा होती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी तब, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी फिर देनी पड़ेगी। क्यों सब्सिडी देनी पड़ेगी? क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में एमसी जो है वो पी के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर उसको पी के बराबर लेके आने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट तो अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए अगर जब गवर्नमेंट एमसी को पी के बराबर करेगी तो एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट जेब से पैसे नहीं देती। फिर गवर्नमेंट क्या करती है जनाब, अपनी जेब से पैसे देने की बजाय गवर्नमेंट ये करती है कि ए आर कर्व को ए सी कर्व के साथ इंटरसेप्ट करवा देती है। पहले ए आर कर्व को एम सी के साथ करवाना चाह रही थी, लेकिन उस सूरत में इस गवर्नमेंट की जेब से पैसे जा रहे थे, तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, ए आर कर्व को ए सी कर्व के साथ इंटरसेप्ट करवाती है। तो ऐसा नहीं है कि कर्व को पकड़ के एक दूसरे के साथ मिलाएंगे, बल्कि ऐसा है कि पॉलिसीज़ इस तरह की अपनाई जाएंगी जिससे ए आर कर्व और ए सी कर्व आपस में मिले। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों आपस में मिलती है। ये रहा हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कर्व आपस में मिल जाएंगी, तो गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाएंगी। तो ये आपने जनाब याद रखना है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ अपनाती है वो ए आर कर्व को ए सी कर्व के साथ मिलाती है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये है इम्पोर्टेंट। तो ये थी सारी पॉलिसीज़ जो एमसीक्यूज़ यहाँ पर बने, वो भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ढेरों ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।